जब दर्द करता है तब मरीज जरूर आपके पास आता है, जी। बट जब ये पेनलेस होते हैं ये ज्यादा खतरनाक होते हैं। कुछ शरीर जो है हमारा लक्षण तो देता है, बट ये बात है कि हमें समझने की बात है कि वो क्या कह रहा है। कोई भी घाव हो 10 से 14 दिन के बावजूद या आपका मुंह का खुलना कम हो गया है, तो ये तरह तरह के सिम्टम्स होते हैं जो संकेत देते हैं कि शरीर में कुछ ऐसी चीजें या ऐसी प्रतिक्रियाएं हो रही हैं जिसके कारण पेशेंट को एक स्पेशलिस्ट को दिखाना बहुत जरूरी है। लाल पैचेस जो होते हैं वो व्हाइट पैचेस से ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये है मिश्रा जी का फैसला। नमस्कार। आज हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम में हैं डॉक्टर तपस्विनी प्रधान, जो एक हेड एंड नेक कैंसर के एक्सपर्ट हैं और वर्तमान में अपोलो हॉस्पिटल में हेड एंड नेक कैंसर के कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर ये कैंसर का कौन सा रूप है और कैसे इस तरह के कैंसर से हम बच सकते हैं। तो डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है और हम ये जानना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए कि ये हेड एंड नेक कैंसर है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए। तो हेड एंड नेक कैंसर जो होते हैं एक ग्रुप ऑफ कैंसर है जो हमारे कॉलर बोन के ऊपर से ओरिजिन करता है। इसके अंदर जो ग्रुप आता है वो जैसे मुंह का कैंसर, मोस्ट कॉमनली मुंह से ओरिजिन करता हुआ कैंसर, या नाक से ओरिजिन करता है, या साइनसेस से, या कान से, या थ्रोट से, या कुछ ग्रंथियां जैसे होते हैं जैसे सलाइवरी ग्लैंड कैंसर्स है, या थायराइड ग्लैंड कैंसर्स है, या गिल्टियों से भी जैसे लिम्फ नोड्स होते हैं जैसे लिम्फोमा या नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। तो ये तरह तरह के कैंसर्स हैं। और स्किन से भी कुछ कैंसर्स होते हैं जैसे कि बेसल सेल कार्सिनोमा, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। तो ये अलग अलग बायोलॉजिकली डाइवर्स ग्रुप ऑफ, इसको हम कहेंगे हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ कैंसर्स हैं। तो अगर हम आंख और ब्रेन छोड़ दें, बाकी जो अन्य एरिया हैं जो हमारे कॉलर बोन के ऊपर हैं, वहां से ओरिजिन हुए कैंसर्स ये हेड एंड नेक के अंडर आते हैं। जो सबसे एक लेमैन के रूप में बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आते रहते हैं, बहुत सारे क्वेरीज आते रहते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आमतौर पर जो हिंदुस्तान में मैं देखता हूँ सबसे ज्यादा पेशेंट होता है वो ओरल कैंसर का होता है, और आप जानती हैं कि लोग टोबैको का इस्तेमाल करते हैं। तो लोग कैसे जान पाए कि उन्हें वास्तव में वो ओरल कैंसर के शिकार हो रहे हैं, होने वाले हैं? इसके बारे में आप कुछ गाइड करेंगी ताकि लोग समझ पाए इसको। कुछ शरीर जो है हमारा लक्षण तो देता है, बट ये बात है कि हमें समझने की बात है कि वो क्या कह रहा है। कोई भी घाव हो शरीर में जो 10 से 14 दिन के बावजूद, आपके मेडिसिन के बावजूद भी रहता है, या कोई छाला है, कोई ग्रोथ है, या दांत जो है आपके अनयूजुअली लूज हो रहे हैं, आवाज में बदलाव आ रहा है, मुंह से कुछ ब्लीडिंग हो रही है, या आपका मुंह का खुलना कम हो गया है। तो ये तरह तरह के सिम्टम्स होते हैं जो संकेत देते हैं कि शरीर में कुछ ऐसी चीजें या ऐसी प्रतिक्रियाएं हो रही हैं जिसके कारण पेशेंट को एक स्पेशलिस्ट को दिखाना बहुत जरूरी है। एक उसमें जो एक इम्पोर्टेंट चीज मैं जानना चाह रहा था कि बहुत सारे केसेस में ये देखा गया, और हम लोगों ने काम किया इन लोगों के साथ, कि जैसे कभी कभी होंठों के नीचे या गाल के साइड में अंदर में वो व्हाइट पैचेज आ जाते हैं, रेड पैचेज आ जाते हैं। हालांकि वो डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करता, ऐसा नहीं कि वो कोई लगता है कि कोई कष्ट कर रहा हो उस आदमी को, लेकिन वो सिम्टम क्या वास्तव में कैंसर का इनिशियल सिम्टम है मैम? ये इनको हम प्री कैंसरस लीजन्स कहते हैं, यानी कि कुछ प्रतिशत लोगों में ये कैंसर का रूप ले लेता है। सो व्हाइट पैचेस जो होते हैं, अगर ये बहुत थिक है या बहुत ज्यादा सफेद है, या नॉन स्मोकर में पैदा हुआ है, फीमेल्स में है, बहुत बड़ा पैच है, या कुछ ऐसे साइट में है जैसे कि जबान के नीचे का हिस्सा, या जबान पे, या टॉन्सिल पे, या गम्स पे, जब ये व्हाइट पैचेस इन एरिया में होते हैं, इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन कैंसर में यानी कि परिवर्तन कैंसर का रूप लेना कुछ समय के बाद
यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस होता है। ऐसा नहीं कि हर एक वाइट पैच ट्रांसफॉर्म होता है, बट पेशेंट को क्या पता चलता है, जी। इसीलिए क्लिनिशियन को दिखाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो आपने कहा लाल पैचेस जो होते हैं वो वाइट पैचेस से ज़्यादा खतरनाक होते हैं। और ये लाल पैचेस कभी कभी जब टंग पे होते हैं, ये 90% इनका ट्रांसफॉर्मेशन रेट होता है। कैंसर में जी, अगर टंग पे रेड पैचेस हैं तो 90% ये संभावना है कि वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाए। परिवर्तित जी। होता है। बट ये सब कहने से पहले एक ट्रायल रन दिया जाता है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का एक ट्रायल रन होता है जिसमें हम पहले दवाइयों से ट्राई करते हैं या कारण ढूंढते हैं कि ये पैच क्यों बना। मान लीजिए अगर ये कुछ रगड़ से बना है, आपके दांत जो पास में है वो नोकीले हैं और उनकी रगड़ से ये बना, या कुछ फंगल इन्फेक्शन हुआ है, या कुछ बहुत ज्यादा मसालेदार चीज का सेवन किया गया जिसके कारण ये पैच बना है, तो ये पैचेस जो है आपके कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में रिजॉल्व कर जाने चाहिए। पर जब ये नहीं जाते हैं, महीना महीना रहते हैं, इसका मतलब जरूर है कि ये पेशेंट को स्पेशलिस्ट को दिखाना बहुत जरूरी है। नहीं, एक चीज इसमें मैं जानना चाहता हूँ, जो रेड पैचेज होते हैं या व्हाइट पैचेज होते हैं, ये जो इनिशियल स्टेज में से आप प्री कैंसरस स्टेज कह रहे हैं, वो इस उस स्टेज में क्या ये पेशेंट्स को कोई कष्ट देता है या यूं ही वो दिखता है, लाल है, सफेद है, या कोई दिक्कत भी आती है? जैसे आपने कहा मसालेदार भोजन या कोई दांत ने काटा अपनी जीभ को, उसमें तो दर्द करेगा, पेशेंट्स को फील होगा कि भाई ये दिक्कत आ रही है हमें, तो वो समझ पाएगा। लेकिन अगर वो कोई किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं दे रहा है, तो ये रेड पैचेस या व्हाइट पैचेस कष्ट देते हैं किसी प्रकार के जो कैंसरस होते हैं या नहीं? मोस्टली जो है ये पैचेस बहुत ही इनॉक्यूअस होते हैं। हम्म। इनॉक्यूअस यानी कि कोई सिम्टम नहीं कराते हैं, जी। जिसके कारण मरीज भी उस पे बैठ जाते हैं, हम्म। जिसके कारण वो सोचते हैं कि हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। जब दर्द करता है तब मरीज जरूर आपके पास आता है, जी। बट जब ये पेनलेस होते हैं ये ज्यादा खतरनाक होते हैं। सो ट्रांसफॉर्मेशन जो हम बात कर रहे हैं, इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन रेट कभी कभी 1 साल में भी होता है, कभी 10-15 साल में भी होता है। अच्छा। बट किस पेशेंट में कितना समय ये इंडक्शन पीरियड है वो कहना बहुत मुश्किल है। बट जो लोग आदतों के शिकार हैं, जैसे पान, तंबाकू, सुपारी, अल्कोहल, इन सब चीजों का सेवन करते हैं, इम्पोर्टेंट है कि आके एक बार दिखाएं। पर हर एक लाल पैच या हर एक सफेद पैच कैंसर कन्वर्ट नहीं। नहीं होता। ये कहना भी क्यों जरूरी है, क्योंकि कभी कभी लोग भयभीत भी हो जाते हैं और इस भय से दिखाते नहीं हैं। अच्छा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि ये कहना कि आप जरूर आके दिखाएं, और इस डिसीजन मेकिंग जो है ये आप अपने स्पेशलिस्ट पे छोड़ें। लेकिन एक चीज और इसमें मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत तरह की हमारे पास इस तरह की शिकायत आती है, क्वेरीज आती है, शिकायत नहीं क्वेरीज आ जाती है पेशेंट्स की, कि जैसे रेड पैचेस है वो आपके पास आता है या व्हाइट पैचेस है, तो क्या आप उसका बायोप्सी करके देखती हैं ये कैंसरस है, या यूं सिर्फ एक कुछ मेडिसिन देती हैं दे के कि देखती हैं कि हाँ ये ठीक है या गलत है? डिपेंड करता है कि ड्यूरेशन कितना रहा है, कितने लंबे समय से ये पैचेस रहे हैं। क्योंकि ये जो पैचेस शुरुआत के होते हैं, बॉडी अपने आप मैजिकली भी क्योर कर देता है। पर जब ये नहीं जाते हैं तो इसका मतलब बॉडी आपसे कुछ हेल्प मांग रहा है। और जैसे मैंने पहले आपको कहा, व्हाइट पैचेस जितना डेंस होंगे, जितना व्हाइटनेस उसमें ज्यादा दिखता है, उतना वो खतरनाक साबित होता है। रेड पैचेस में ये है कि लोकेशन पे डिपेंड करता है ये कहाँ पे फैले हैं। और दूसरी बात, रेड पैचेस में कुछ और इन्फ्लेमेटरी या इन्फेक्टिव प्रतिक्रिया तो नहीं है, ये चीज रूल आउट करना पड़ता है। तो बायोप्सी जो हम करते हैं जब हमें शंका होती है कि ये चीज ट्रांसफॉर्म कर रहा है, कभी आप फील करेंगे उस लीजन में अगर कोई हार्डनेस आ रहा है या ब्लीड कर रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये चीज नॉर्मल नहीं है। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख रहे हैं, अगर ये पैच बहुत लंबा है, बहुत दिनों से है, ड्यूरेशन बहुत है, और कुछ पर्टिकुलर एनाटॉमिकल सबसाइट में है जहाँ रिस्क ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा है, इन सब एरियाज को बायोप्सी करना बहुत जरूरी है। कभी कभी पैचेस बहुत बड़े होते हैं तो आपको पता भी नहीं कि कहाँ से आप बायोप्सी करेंगे, कहाँ से आपको जवाब मिलेगा।
तो हम लोग जनरली इस पूरे पैच को एक गो में निकाल देते हैं। तो इसको हम एक्सिजन बायोप्सी कहते हैं। उससे दो फायदे होते हैं मरीज को, एक तो पूरा पैच निकल जाता है, दूसरा इतने बड़े एरिया में कहीं पे कुछ बदलाव हुआ है कि नहीं वो हमें फिर पैथोलॉजिस्ट बता देते हैं। एक चीज और इसी से रिलेटेड, जैसे आपने सारा निकाल दिया ये देखने जी। के लिए कि ये कैंसरस है या नहीं, उसमें निकल गया ये कैंसरस है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है ऐसे पेशेंट्स के लिए? नेक्स्ट स्टेप ये है कि अगर आपको शंका हो रही है, जब आप टेबल पे भी निकालते हैं, अगर ये लीजन बहुत चिपकी हुई है, नीचे की सरफेस पे चिपकी हुई है, एज अ सर्जन आपको एक सस्पिशन का इंडेक्स भी उभरता है। तो हम क्या करते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वो जो पूरा पैच निकलता है पैथोलॉजिस्ट के पास भेज देते हैं। दे डू व्हाट इज कॉल्ड फ्रोजन सेक्शन। तो फ्रोजन सेक्शन में भी वो कभी बता देते हैं कि कहाँ पे ये एरिया में कैंसरस चेंज है, बिकॉज कैंसर होते ही इसका जो सर्जिकल एक्सिजन का प्रिंसिपल है वो एकदम बदल जाता है। तो यू हैव टू हैव अ कंप्लीट सर्जरी डन, तभी आप क्योर की ओर सोचेंगे, नहीं तो ये दोबारा वापस आएगी, रखा करेगी। तो ये अगर हमें वन स्टेज में करना है, सो व्हाट वन शुड डू इज, जब एक्सरसाइज करते हैं सॉरी उस टाइम ही पैथोलॉजिस्ट के पास भेज दीजिए। अगर वो कहीं पे भी सस्पेशन बताते हैं तो वहां जाके दोबारा उस मार्जिन को रिवाइज करें। एक चीज इंपॉर्टेंट है मैम जो जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा कि आप पैथोलॉजिस्ट के पास भेज देती हैं, वो कहता है कि हाँ इसमें कैंसरस है ये चीज, तो फिर से दोबारा आप सर्जरी करती हैं उस इलाके में। ये जो स्टेज है, जैसे हम लोग कैंसर में कहते हैं कि फर्स्ट स्टेज में अगर कैंसर का पेशेंट आता है तो 100% क्योर हो जाता है, ये तो फर्स्ट स्टेज भी नहीं है वर्चुअली, ये फर्स्ट स्टेज से भी पहले का स्टेज है। तो इस तरह के केसेस में क्या 100% पेशेंट्स एश्योर्ड रहे कि वो बिल्कुल ठीक होकर घर जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं? अगर इस प्री कैंसरस पैच में कोई कैंसर नहीं है तो पेशेंट सेफ है। अगर कैंसर पनप गया है देन ऑफ कोर्स ही इज अ कैंसर पेशेंट नाउ। अच्छा। तो उसमें फिर स्टेजिंग में मोस्ट प्रॉब्ली ये बहुत शुरुआत की स्टेज है। सो स्टेज वन जनरली स्टेज वन ही होता है। अगर आपने एक्सीडेंटली पकड़ा तो इन हाई लाइकलीहुड ये स्टेज वन जी। और स्टेज वन में लगभग 80-90% क्योर रेट है। 100% तो मैं कभी नहीं कहूंगी, बिकॉज हर एक पेशेंट अपनी किस्मत लेके आता है जी। तो कैंसर ना पन पे, तो इसलिए प्री कैंसर स्टेज में पेशेंट्स को पकड़ना बहुत जरूरी है। और इसी के लिए हम लोग बहुत स्क्रीनिंग भी करते हैं पेशेंट्स की। हेल्दी इंडिविजुअल्स जिनके हैबिट्स हैं, आदतें हैं, उनको स्क्रीन करना बहुत लगातार जरूरी है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगातार मैं इसी से पूछ रहा हूँ जानबूझकर, क्योंकि ओरल कैंसर के से संबंध में बहुत सारी बातें हैं जो लोगों के क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं कि लोगों में ये भावना होती है कि अगर हम बायोप्सी कराते हैं तो कैंसर फैलने का डर रहता है, और ये अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूं मैं। इसके बारे में थोड़ा दो लाइन आप बता दें लोगों को कि बायोप्सी से क्या ऐसा कुछ होता है? ये तो एक बहुत बड़ा मिथ है जी। और ये इस भ्रम को भी क्लियर करना पेशेंट्स और अटेंडेंट्स के मन से बहुत 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 जरूरी है। फर्स्ट रीजन वन, अगर हम बायोप्सी नहीं करते हैं, बहुत बारी पेशेंट जो है डिनाइल की स्टेट में होता है कि वो सोचता है ये तो कैंसर नहीं है और हम जो बोल रहे हैं हम गलत बोल रहे हैं, तो वो इलाज के लिए भी कंप्लायंट नहीं होता है। जब तक आप प्रूव नहीं करेंगे तब तक आप कैसे कॉन्फिडेंटली बताएंगे। आई टेल माई पेशेंट्स, मैं 99.9% श्योर हूँ, बट वो 0.1% ऊपर वाले के हाथ में कि शायद ना भी हो। जी। बट ये कहना कैसे पॉसिबल है, संभव तब है जब पैथोलॉजिस्ट आपको बताता है। माइक्रोस्कोपिक पिक्चर तब आती है जब पैथोलॉजिस्ट उसको माइक्रोस्कोप के अंडर देख के आपको लिखित रूप में देखते हैं। दूसरी बात, ये डॉक्यूमेंट बहुत मेडिको लीगली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कैंसर का जो ट्रीटमेंट है उसका अपना प्रिंसिपल है। जी। कितना मार्जिन के साथ एक्सरसाइज करेंगे, क्या क्या पोर्शन निकालना जरूरी है, क्या गर्दन की गिल्टियों को साफ करना है कि नहीं करना है, ये तो तभी आएगा जब आपने प्रूफ किया हो। बिना प्रूफ के नहीं होगा। बट ये जो चीज लोग कहते हैं कि ये फैल जाती है अगर आप बायोप्सी करें, इसमें बेसिकली होता क्या है, जब आप कोई भी छोटा सा टिश्यू काटते हैं, जी। कुछ भी काट लीजिए, कहीं पे भी शरीर में चोट लगती है,
उसके बाद इन्फ्लेमेशन जरूर होता है, यानी कि सूजन आएगी, लालपन आएगा। तो ये चीज यहाँ पे भी दिखता है। आप जब बायोप्सी करते हैं तो वो एरिया जो है थोड़े दिन के लिए थोड़ा बड़ा दिखता है, क्योंकि उसमें सूजन आ जाती है। इसलिए बायोप्सी के बाद नॉर्मली हम लोग एक छोटा कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक देते हैं जी। और एक एंटी इन्फ्लेमेटरी देते हैं, सो दैट वो चीज कंटेन्ड रहे। पर ये कहना कि बायोप्सी करने से ट्यूमर टिश्यू फैल जाता है, ये बिल्कुल गलत है। और ये धारणा जो है, आई थिंक सबके मन से ये क्लियर करना चाहिए, क्योंकि बायोप्सी करना बहुत जरूरी है। उसके बिना कोई भी इलाज संभव नहीं होगा। दूसरा एक और चीज भी जो इम्पोर्टेंट है पेशेंट्स को जानना, कि कैंसर बहुत तरह के होते हैं। जी। जैसे अगर आप हेड एंड नेक में देखेंगे 90% कैंसर स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होता है, बट और भी वेराइटीज है। एडनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा, न्यूरोएंडोक्राइन कार्सिनोमा, स्किन के कैंसर स्क्वामस सेल या बेसल सेल, थायराइड में पैपिलरी, फॉलिक्यूलर, हर्डल सेल, मेडलरी, कितने तरह तरह के कैंसर्स होते हैं। जब तक आप टुकड़े की जांच नहीं करेंगे तब तक आपको पता भी नहीं ये चलेगा ट्रीटमेंट हमें क्या करना है एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। तो ये जानना बहुत जरूरी है, एक छोटा सा बाइट लेना और फिर उसको प्रूव करना। एक चीज जो आपने अभी बीच में बताया हमें गांठ के बारे में, कि अगर कोई गांठ हो रही है, ऐसी भी बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास आते हैं जिसमें ये पूछा जाता है कि सर हमें 10 साल से गांठ है, मैंने एफएनएसी कराया, जब गांठ पता चला एफएनएसी नॉर्मल आया, गांठ का साइज तकरीबन सेम है, जैसे यहाँ पे किसी को गांठ है, किसी को यहाँ पे गांठ है, हल्का गांठ है, बहुत छोटा गांठ है, लेकिन गांठ है। ईएनटी वालों ने कह दिया कि ये गांठ ऐसा कुछ नहीं है, कैंसरस गांठ नहीं है, लेकिन वो तो भगवान है नहीं, ये तो हम लोग मानते हैं। जैसे आप कह रही हैं कि बगैर डायग्नोसिस के कैसे बता दें, तो वो उन्होंने कह दिया कि कोई डरने की बात नहीं है, गांठ है, ठीक हो जाएगा अपने आप इसको टेंशन ना लें। आप लोग उस गांठ को किस प्रकार से देखती हैं, नंबर 1, और नंबर 2, उसके लिए आप क्या सजेस्ट करती हैं? एज ग्रुप, जी। पेशेंट का एज देखना बहुत जरूरी है। क्या ये गिल्टी बचपन से ही है या कौन सी उम्र में आई है? क्योंकि कुछ कुछ ऐसे गिल्टियां होती हैं जो कि कंजेनाइटल होती हैं, बचपन से ही उसकी प्रतिक्रिया शुरू हो गई होती है। दूसरा, कुछ ऐसे होते हैं इन्फेक्टिव होते हैं, जैसे मान लीजिए गले में कोई दिक्कत हुआ या मुंह में कोई दिक्कत हुआ, लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग हो गई, एक बार स्वेल कर गया तो वो जाते नहीं है। जी। बट जो गांठ बहुत लंबे समय से पड़ा हुआ है, इट इज इम्पोर्टेंट कि एक बार स्कैन करके देख लें। इवन इफ एफएनएसी नेगेटिव आ रही है, अगर हाथ में फील करके या आपका क्लिनिकल सस्पिशन या क्लिनिकल इंडेक्स आपका कहता है कि नहीं ये गिल्टी जो है छोड़ने लायक नहीं है, बेहतर रहेगा कि एक बार स्कैन करके उसका नेचर जान ले। सिंपलेस्ट इज स्कैन से मतलब अल्ट्रासाउंड। है बायोप्सी या अल्ट्रासाउंड? आप एक अल्ट्रासाउंड कर अच्छा, लीजिए। ठीक है। अगर आपके पास एक बहुत अच्छा अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट है, वो आपको उस गिल्टी के बारे में बहुत सारी जानकारी दे सकते हैं, और उस जानकारी से आपको पता चल जाएगा इस गिल्टी का क्या करना है। तो इम्पोर्टेंट जरूर है कि अगर ये लॉन्ग स्टैंडिंग गिल्टी है, कभी कभी ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, पर जरूरी नहीं है कि हर एक गिल्टी ट्रांसफॉर्म होगी। बट एक कंप्लीट डायग्नोस्टिक प्रोफाइल होना चाहिए। बहुत जरूरी है। इसमें साइज भी इम्पोर्टेंट है मैम? बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। जितना बड़ा होगा उसमें कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है ना, जिसके कारण वो इतना बड़ा हुआ है। अगर छोटी, ऐसा भी नहीं है कि छोटे साइज का प्रकोप नहीं होता। तो साइज आई वुड से इज नॉट हमेशा आपको ऐसा, कभी कभी इट फूल्स यू कि छोटी साइज है कुछ नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होता। कभी कभी कैंसर बहुत छोटे होते हैं, प्रकोप बहुत तेज होता है। तो ये जानना कि ये क्या चीज है, आई थिंक पूरा एक इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोफाइल है वो करने में भलाई है। लेकिन एक चीज जो इम्पोर्टेंट है, ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कोई साइज है, वो फिक्स साइज है गांठ का, जैसे उसने अल्ट्रासाउंड कराया, अल्ट्रासाउंड में 2 साल पहले कराया, जो साइज था सेम साइज 2 साल के बाद भी आ रहा है, इसको आप किस रूप में देखती हैं? मतलब जो कैंसर का एक फॉर्मेट है कि कुछ चेंज नहीं आया, कोई तब्दील नहीं आया, वो जैसा है वैसा ही है, या थोड़ा साइज बढ़ गया, मतलब एक लंबे समय के दरमियान 7 साल 8 साल में उस गांठ में थोड़ा फर्क आया, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करती हैं? कभी कभी ये जो ट्यूमर्स, कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत स्लो ग्रोइंग होते हैं, मिलीमीटर्स में बढ़ते हैं। जी।
और फिर जैसे ही उनमें कुछ कैंसर का परिवर्तन आता है तो वो एकदम ग्रोथ का जो पेस है बढ़ जाता है, या उसमें कुछ अलग सिम्टम्स आते हैं जैसे कि पेन होना शुरू हो जाता है, या नर्व्स की कुछ आसपास के नर्व्स पे पॉल्सी हो जाती है, या स्किन जो उसके ऊपर है टाइट हो जाता है, फिक्स हो जाता है। तब आपको समझ में आता है अब ये जो गिल्टी है जो बहुत सालों से पड़ी थी, शायद बिनाइन था, अब इसमें कैंसर का चेंज आ चुका है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिनाइन सा ही ट्यूमर है, बट इम्पॉर्टेंट है अगर आपको कुछ कंक्लूसिव रिजल्ट नहीं मिल रहा, वी डू समथिंग व्हाट इज कॉल्ड एक्सिजन बायोप्सी। अच्छा। आप निकाल दीजिए उस गिल्टी को, अगर निकलने लायक है गिल्टी को निकाल दीजिए। उसमें दो फायदे हैं, अब आप इसको पैथोलॉजी के भेज देते हैं तो पूरा टिश्यू जो है आप इन्वेस्टिगेट कर पाते हैं। दूसरी बात, पेशेंट के मन में वो जो भय है कि अच्छा। रोज वो फील करेंगे कुछ चेंज तो नहीं आ रहा, कुछ चेंज तो नहीं हो रहा, एटलीस्ट वो चीज दूर हो जाती है। साइकोलॉजिकली भी इस पे बहुत प्रभाव पड़ता बहुत है। प्रभाव पड़ता है। एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ, जो थ्रोट कैंसर से है बेसिकली, कि आवाज का बदलना एक इश्यू है। दूसरा, कभी कभी लोगों को खाने में दिक्कत होती है। तीसरा, काफी समय तक खांसी होना, जो लगातार वो पता नहीं चलता, कफ नहीं है लेकिन खांसता रहता है। ये जो थ्रोट कैंसर का कंप्लीट सिस्टम है, कि लोग कैसे समझें कि हमें थ्रोट कैंसर के हम शिकार हो रहे हैं, शिकार या नहीं हो रहे हैं, ये कैसे, उसका प्रिकॉशंस या सिम्टम आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि लोग अपने आप को ठीक से आइडेंटिफाई कर पाए। हम्म। मैं एक बहुत ही सिंपल तरीके से कहना चाहूंगी कि हमारे शरीर में ना एक, जैसे कंप्यूटर में एंटीवायरस होता है ना, जी। शरीर में भी एंटीवायरस है जो कि अलार्म सिग्नल्स देता है। कहते हैं ना ये सिग्नल्स जो है ना वो वेकअप कॉल्स होते हैं। अगर आवाज में बदलाव है हम्म। तो इसका मतलब कुछ तो चेंज हो ही रहा है ना, चाहे वो इन्फेक्शन है चाहे कैंसर है। मरीज अपने आप तो नहीं कह पाता है आप इस कौन सी कैटेगरी में है। फर्स्ट दिखाना है, हम्म। दिखाना जरूरी है। अगर कोई भी सिम्टम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है हम्म। और पेन के साथ है, फीवर के साथ है, हाई लाइक्लीहुड ये इन्फेक्टिव है। हम्म। बट जो सिम्टम्स आते हैं बट पेनलेस हैं, हम्म। वो ज्यादा वो खतरनाक ज्यादा है। खतरनाक है। और कॉन्स्टेंटली कहते हैं ना नैगिंग सिम्टम है, बराबर बने रह रहा है, बराबर बने रह रहा है। कोई भी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, मेडिसिन आपने ढेर सारे कर लिए, नहीं गया, इसका मतलब कुछ और परिवर्तन हो रहा है। पेशेंट्स कुछ स्मोकर्स होते हैं, स्मोक इंड्यूस्ड थ्रोट में इरिटेशन होता है, उसमें भी आवाज बदलाव आता है। आपका कुछ प्रोफेशन ऐसा है जहां आपको बहुत बोलना पड़ता है, चीखना चिल्लाना पड़ता है, उसमें भी आवाज में परिवर्तन आएगा। या आप कुछ ऐसा सेवन किए हैं, कुछ थ्रोट में इन्फेक्शन हो गया, आवाज में परिवर्तन आएगा। तो ये तो बिनाइन कॉज की ओर जाते हैं, बट जो परसिस्टिंग चेंज है उसमें आपको दिखाना जरूरी है। तो इसलिए हम कहते हैं अगर 4 हफ्ते से ज्यादा कोई भी सिम्टम स्पैन कर रहा है, इसका मतलब क्लिनिशियन को दिखाना बहुत जरूरी है। सेल्फ मेडिकेशन ना करें, वेरी इंपॉर्टेंट। लोग अपने आप करते रहते हैं, ट्रीटमेंट करते रहते हैं, तो बीमारी अगर भी है वो शुरुआत की स्टेज जो है फिर वो एडवांस स्टेज में पहुंच जाती है, और तब कभी मुश्किल हो कभी। जाता है। तो कभी कभी ऐसा भी अनफॉर्चुनेट पेशेंट्स होते हैं वो लाइलाज भी हो जाते हैं। लाइलाज हो जाते हैं। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 4 दिन पहले ही एक आदमी हमसे मिलने आए थे। आपको मालूम है हमारी कैंसर भगाओ संस्थान है तो लोग सब मिलने आते हैं। तो उन्होंने अपनी तकलीफ ये बताई कि ये जो 4 फिंगर है अब उनके मुख के अंदर नहीं जा पा रहा है, मुश्किल से 2 फिंगर जा पा रहा था। तो मैंने हालांकि उनको बहुत डांटा भी, समझाया भी, लेकिन आप ऐसे लोगों के लिए जिनको ये लगातार, मतलब कि अगर ऐसा कुछ सिम्टम आता है तो वो क्या हो सकता है, उससे कैसे बचें और क्या उनको फर्स्ट स्टेप लेना चाहिए डॉक्टर साहिबा? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है क्लिनिकल हिस्ट्री। जी। मरीज के साथ बैठना और उनके साथ गुफ्तगू करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे उनकी आदतों के बारे में पता चलता है। कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो आपको पहले गो में कुछ नहीं बताएंगे, पर जब उनको आपके ऊपर फेथ हो जाता है और कॉन्फिडेंस हो जाता है, फिर धीरे धीरे आपको सब कुछ बताते हैं। तो मोस्ट कॉमन जो हमारे भारतवर्ष में माउथ ओपनिंग कम होना, मोस्ट कॉमन जो कारण है वो है सुपारी, पान अच्छा। मसाला। अच्छा।
पान मसाला में जो सुपारी का कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और उसमें जो पदार्थ निकलती है एरिकोलिन, उसके कारण मुंह में बहुत चेंजेस आते हैं विच वी कॉल इट एज ओरल सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस। अच्छा। अगर आप उनके अंदर मुंह के अंदर झांक के देखेंगे तो हमारा ये जो सुंदर सा पिंक जो कलर है अंदर की लाइनिंग पूरी वाइट हो गई होती है, अच्छा। यानी कि फाइब्रोसिस हो गया होता है और इसी फाइब्रोसिस के कारण धीरे 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 मुंह का खुलना बंद हो जाता है। बहुत अन्य कारण भी है, जैसे इन्फेक्टिव कॉज है, मान लीजिए अगर आपके दांतों में कोई दिक्कत है, नेचुरली, बिल्कुल। कोई भी इन्फेक्शन मुंह के अंदर हो या टॉन्सिल में इन्फेक्शन है, गम्स में इन्फेक्शन है या मसल्स में जो मुंह खोलते हैं मसल्स या मैस्टिकेटिंग मसल्स में इन्फेक्शन है, तो भी मुंह खुलना कम हो जाता है। बट उसमें आपको इन्फ्लेमेटरी साइंस मिलेंगे, पेशेंट्स को कहीं फीवर होगा, पेन होगा। बट जहाँ पे कोई सिम्टम नहीं है बट माउथ ओपनिंग कम होता जा रहा है, आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज ओरल सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस। तो इसमें एक पेशेंट के साथ बैठ के उसकी काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है। काउंसलिंग में सबसे पहले आदत को सुधारना, इसको यहाँ पे अपने आप को इन चीजों से विड्रॉ करना होगा। दूसरा, इनिशियल जब स्टेजेस में होते हैं, so then we apply or we give them certain medicines and also some injections. कुछ इंजेक्शन आपको उस एरिया में लगाने से भी वो फाइब्रोसिस कम हो जाता है। बट अगर बहुत एक्सटेंसिव हो गया है then it is a difficult situation. फिर क्या करते हैं आप लोग डॉक्टर? देन बहुत अलग अलग सर्जिकल अप्रोचेस हैं, डिपेंड करता है कितनी सिवियरिटी है उस कंडीशन का और कितना लाभ होगा कोई सर्जिकल प्रोसीजर में। क्योंकि ये केवल फाइब्रोसिस केवल लाइनिंग का ही नहीं, जो मसल्स हैं जो हमारी मैस्टिकेटिंग यानी कि मुंह को चलाने वाली जो मसल्स हैं उनमें भी फाइब्रोसिस होता है। तो सर्जरी जो है वो एक्सटेंसिव सर्जरी हो जाती है, यानी कि मान के चलिए करीबन 3-4 घंटे की भी सर्जरी होती है। कितना लाभ होता है पेशेंट को वो समय बताता है। बट सर्जरी संभव है, पॉसिबल है, बट डिग्री कितना उसका एक्सटेंट ऑफ प्रॉब्लम है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा सक्सेस रेट कितना रहेगा। इसमें एक चीज मैं जानना चाहता हूँ ऐसे पेशेंट्स के लिए, और खासकर जो लोग गुटखा खाते हैं या तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन करते हैं, कि अगर वो 4 फिंगर अपने मुंह के अंदर डालते हैं, उसमें कमी आना शुरू हो जाए, तो उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि दिक्कत शुरू हो चुका है। एक तो ये बात। दूसरी बात कि इनिशियल स्टेज में इस स्थिति में अगर वो डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं तो निश्चित रूप से इस बीमारी से वो बच सकते हैं। जैसे आपने कहा कि काउंसलिंग के माध्यम से आदत छोड़ दें, धीरे धीरे अपने आप वो फाइब्रोसिस ठीक हो जाना शुरू हो जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं जानना चाहता हूं, आमतौर पर डॉक्टर्स किसी भी केस पेशेंट से पूछते हैं, जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, आप लोग भी पूछती हैं सिंपल वे में, किसी को ओरल कैंसर है, किसी को थ्रोट कैंसर है, कि क्या आप तंबाकू का सेवन करते हैं, क्या आप शराब पीते हैं, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, एक बात तो समझ में आई हमारी कि काउंसलिंग करके उसे छुड़ा दिया जाए इनिशियल स्टेज में, ये तो सही है। वैसे भी एक कैंसर पेशेंट्स को ये समझना चाहिए कि तंबाकू कैंसरस है, हमें अब तंबाकू का सेवन नहीं करना है। लेकिन क्या कैंसर ट्रीटमेंट में भी ये जानना जरूरी होता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये आदमी तंबाकू का सेवन करता था या नहीं? यस, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी है कि पेशेंट छुपाते हैं। जैसे आपने कहा कई कारण है क्यों छुपाते हैं। तो वैसे भी आप जब पेशेंट को क्लिनिकल एग्जाम करते हैं उसमें पता चल जाता है कि ये इंसान करते थे, और उनको ये समझाना जरूरी है कि आज जिस तरह की स्थिति में वो हमारे पास आए हैं उसके पीछे कारण क्या है। क्योंकि बहुत मरीज डिनायल स्टेट में भी होते हैं कि ये मेरा कारण नहीं है, क्योंकि देखते हैं लाखों लाखों लोग इसका कंजम्पशन करते हैं और कोई शिकार नहीं हो रहा है जी। तो इसमें क्या होता है कि एक पेशेंट के मन में भी वो एक कश्मकश रहता है कि शायद ये मेरा कारण नहीं है, मैं इसका सेवन कंटिन्यू करूंगा, करता रहूंगा, ट्रीटमेंट के बाद भी मैं खाऊंगा। तो ये फर्स्ट थिंग यहाँ पे पेशेंट को टोकना और पेशेंट को समझाना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, ये हमारे ट्रीटमेंट में कैसे इंटरफियर करता है। जी। मोस्टली हेड एंड नेक कैंसर सर्जिकल केसेस होते हैं जी। और अगर पेशेंट ने ये आदत नहीं ठीक किया
तो ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन के बाद शरीर में बहुत सी प्रतिक्रियाएं होती हैं जिसके कारण पेशेंट को रिकवर करने में भी बहुत दिक्कत आती है। यानी कि हम विड्रॉल सिम्टम्स बहुत देखते हैं। विड्रॉल में पेशेंट को बहुत तलब होती है जी कि उस पदार्थ का सेवन करने के लिए, जिसके कारण पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड बहुत स्टॉर्मी हो जाता है। बीपी बढ़ जाता है, पेशेंट एकदम एंग्शियस रहता है, नर्वस रहता है। कुछ कुछ ऐसे सर्जिकल प्रोसीजर्स भी हम करते हैं जहां हम चाहते हैं कि पेशेंट बिल्कुल परफेक्ट स्टिल रहे, और वो स्टिलनेस हम अचीव नहीं कर पाते क्योंकि पेशेंट को इतना विड्रॉल हो रहा होता है कि वो कभी कभी तो भागने के लिए होता है, अपने बेड से भागने के लिए होता है। तो ये चीजें जो होता है हमें ये पहले ही देखना पड़ता है कि पेशेंट का कितना क्वांटिटी में कंजम्पशन है। तो सर्जरी या कोई भी ट्रीटमेंट से पहले हम इन लोगों को डी एडिक्ट करना शुरू करते हैं। जी और डी एडिक्शन के अपने अपने प्रोटोकॉल हैं, वेयर वी डू काउंसलिंग ऑफ द पेशेंट, उनका बिहेवियरल थेरेपी करवाते हैं, प्लस ड्रग्स हैं और मेडिकेशंस हैं। तीसरी बात ये है कि अगर ये लोग कंटिन्यू करेंगे सर्जरी और ट्रीटमेंट के बाद, बीमारी का वापस आने का संदेश बहुत बढ़ ज्यादा जाता है। रहेगा। जी 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 बीमारी या तो वहीं पे आएगी दोबारा या किसी और अन्य और जगह पे आएगी। तो फेलियर्स, रेकरेंसेस, सेकंड प्राइमरी, ये सब की पॉसिबिलिटीज जो है पेशेंट का ज्यादा रहेगा। तो ये चीजें समझाने के लिए पेशेंट्स को जब भी हमारे पास काउंसलिंग सेशंस होते हैं, हम लोग ये टाइम जो है यूटिलाइज करते हैं पेशेंट्स को समझाने के लिए। लास्ट क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन नहीं एक सजेशन कि हाँ। हमारे तमाम दर्शकों को ये बताएं कि हेड एंड नेक कैंसर से कैसे बचा जाए, अगर हो जाए तो क्या करना चाहिए, ताकि वो आपके तमाम जो आपके अनुभव है उसका फायदा उठा पाए। मैम तो हेड एंड नेक कैंसर में एक बहुत अच्छी बात क्या है, इसका इट इज एन ईवल डिजीज। ईवल तो है, पर इसके पीछे एक बहुत अच्छी बात है कि इट इज हाईली प्रिवेंटेबल। प्रिवेंटेबल इसलिए क्योंकि 80-90 हेड एंड नेक कैंसर तंबाकू के सेवन से होते हैं। 80 to 90%। जी, और 70-75% अल्कोहल, काफी प्रतिशत पान मसाला, और कुछ दूसरे भी अन्य कारण हैं जैसे डाइटरी फैक्टर्स हैं। बहुत ज्यादा आजकल आप देखेंगे हमारे लाइफस्टाइल में इतने चेंजेस आ चुके हैं। मेरे कहने का है कि जितना हम नेचर के करीब रहेंगे, नेचुरल फूड स्टफ्स कंज्यूम करेंगे, फ्रोजन, प्रोसेस, ग्रिल्ड, बारबेक्यू, ये सारी चीजों का सेवन अपने निजी जिंदगी में कम करेंगे, तो इन कैंसर से बचाव काफी हद तक हो सकता है। कुछ वायरसेस हैं जैसे कि ह्यूमन पैप्लोमा वायरस। तो ह्यूमन पैप्लोमा वायरस के बारे में आजकल बहुत सुनते हैं, अब वैक्सीन के तौर पे अब इसका आ गया है। तो ये हमारे ओरोफैरिंजियल कैंसर्स या लैरिंजियल कैंसर्स में कॉज है। ह्यूमन पैप्लोमा, एप्स्टीन बार वायरस, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरसेस, एड्स वायरस, एचआईवी वायरस, तो ये सब वायरसेस हैं जो कि हमें पता है कि ये कैसे ट्रांसमिट होते हैं। कुछ ऐसे ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स हैं जैसे कि कोई लेदर इंडस्ट्री में है, शू इंडस्ट्री में है, मेटल इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री, डीजल, पेट्रोल, इन सब चीजों का एक्सपोजर से भी मेजरली साइनोनेजल यानी कि नोज और साइनसेस का कैंसर होता है। या सनलाइट का, अधिक सनलाइट का एक्सपोजर हो तो लिप के कैंसर, स्किन के कैंसर्स, ये सब चीजें होते हैं। लास्ट जो कहूँगी एक रेडिएशन एक्सपोजर, यानी कि कुछ जैसे बहुत सारे एक्सरेज या सीटी स्कैन्स या पेट स्कैन्स ये करना, पेशेंट कुछ कुछ ऐसे होते हैं अपने आप जाके करा लेते हैं, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि इसके क्या अन्य प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जी जी। तो ये रेडिएशन एक्सपोजर्स के भी कुछ ऐसे कैंसर्स हैं। तो मेरे दर्शकों को ये कहना बहुत जरूरी है कि अपने लाइफस्टाइल में परिवर्तन लाएं। लाइफस्टाइल में परिवर्तन में जो हमने आदतों के बारे में बात करी, पहली बात इन सब चीजों से दूर रहना बहुत जरूरी है। सेकेंड चीज, जितना जल्दी आएंगे, एज अर्ली एज पॉसिबल, अगर ये कैंसर्स अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होते हैं तो इनका क्योर अच्छा है, करीबन 80-90%, इट कैन बी एज हाई एज 80-90%। पर जितना एडवांस स्टेज में आएंगे तो क्योर की संभावना कम हो जाती है। कैंसर्स में भी ट्रीटेबल, आप ट्रीट कर पाएंगे,
पर जो हम उम्मीद रखते हैं कि हम लंबे समय तक ठीक रहेंगे, वो जो उम्मीद है वो कम हो जाती है। तीसरी बात, कुछ ऐसी चीजें करें जिसमें आपका मन जो है वो स्टेबल रहे। मन जो है आपके पूरे शरीर का मास्टर है और उसको कंट्रोल में रखने के लिए मेडिटेशन, योगा, प्रेयर्स, ये सब चीजें बहुत काम करती हैं। अगर आपका शरीर बहुत स्टेबल रहता है, मन स्टेबल रहता है, आप इन सब चीजों के शिकार नहीं होंगे और दूसरी बात, इन आदतों के भी शिकार नहीं होंगे और बहुत हद तक आपकी जिंदगी बहुत सुखददायक होगी। थैंक यू डॉक्टर, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। निश्चित रूप से हमारे दर्शक इसका फायदा उठाएंगे और हम आभार व्यक्त करते हैं, आपने इतना महत्वपूर्ण समय हमें दिया। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। हमें उम्मीद है कि डॉक्टर तपस्विनी जी के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर आप जरूर चलेंगे। एक डॉक्टर होकर उन्होंने बताया कि अपार्ट फ्रॉम कि आप तंबाकू ना लें, सिगरेट ना पिए, शराब का सेवन ना करें, ये सब महत्वपूर्ण है। आप इस तरह की किसी भी पदार्थों का सेवन ना करें जो आपके लिए कैंसरस हो सकता है। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण एक शब्द आखिर में उन्होंने बताया कि मेडिटेशन जरूर करें, ध्यान जरूर करें, मन कैसे हमारा शांत रहे, इस पर आप जरूर सोचें। और यकीन मानिए, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो अगले एपिसोड में फिर ऐसी ही किसी नई शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आप सबसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका ये कार्य हमें उत्साहित करेगा।